नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार इतिहास दर्पण के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में चर्चा किया था। इसमें मुख्यतः वेदांग, उपवेद, स्मृति, महाकाव्य, इन सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग ऋग वैदिक कालीन संस्कृति पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वैदिक जो संस्कृति थी वो दो भागों में, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक कालीन। तो आज हम लोग ऋग वैदिक कालीन संस्कृति पे चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में हम लोग राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग आते हैं सर्वप्रथम राजनीतिक जीवन पे। तो हम देखते हैं कि परिवार की सबसे जो छोटी इकाई थी उस समय, वह गृह या कुल कहा जाता था उसे। उसके आगे हम देखते हैं कि कुल को मिलाकर, बहुत सारे कुल को मिलाकर ग्राम का निर्माण, ग्राम के आगे फिर ग्रामों के समूह को विष और विष के समूह को जन और जन के समूह को राष्ट्र बोला जाता था। यहाँ पे हम देखते हैं विष के जो अधिपति मतलब होते थे प्रधान, उसको विषपति, और राजन, जन का राजन, और उसके आगे राष्ट्र। हम देखते हैं कि ऋग्वेद में विष शब्द जो है इसका प्रयोग 170 बार किया गया है, और ऋग्वेद में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक प्रयोग तो 275 बार जन का प्रयोग किया गया है। उस समय जो है जीवन जो था वो राजनीतिक जीवन जो वो कबीलाइयों के मतलब समूह में लोग रहते थे, कबीला बना बना छोटा छोटा। तो आगे हम देखते हैं इसके आगे कि इसी काल में सर्वप्रथम राज्याभिषेक की शुरुआत होती है। जब राजा अपने गद्दी पे आसन होते थे तो उससे पहले उनका अभिषेक किया जाता था, इसको राज्याभिषेक बोलते हैं। यहाँ यहीं पे राज्याभिषेक से संबंधित जो भी विधि है उसकी शुरुआत माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहीं पे राजा का जो पद है वो वंशानुगत होने की ओर अग्रसर होता है, मतलब शुरुआत वहीं से होती है। हम आगे देखते हैं राजा की सहायता देने के लिए बहुत सारे अधिकारियों वहाँ पे था, जिसे रत्नियों बोला जाता था। मतलब जो उस समय तत्कालिक अधिकारी था, उच्च अधिकारी, उसको रत्नी बोला जाता, जिसकी संख्या 22 था। उसके आगे देखते हैं यहाँ पे पूरब जिसको हम लोग दुर्गपति बोलते थे, और अस्पस जिसको हम लोग गुप्तचर बोलते थे। उसके आगे देखते हैं हम राजा को सहायता प्रदान करने के लिए जो रत्नी के अतिरिक्त कुछ संस्थाएं भी थी, जिसमें सभा, समिति, विदत, गण और परिषद इत्यादि हुआ करते थे, जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देते थे। तो हम देखते हैं विदत, जो ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था विदत है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था कौन सा था, तो वो विदत है, जिसका प्रयोग ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। और इसमें तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन से संबंधित चर्चाएं होती थी विदत में। उसके आगे देखते हैं सभा, जिसकी तुलना अभी हम देखते हैं आधुनिक संदर्भ में देखते हैं तो वो राजसभा के रूप में किया जाता है, क्योंकि राजसभा में भी हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग और संभ्रांत लोग इसके चुनाव में भाग लेते हैं। उसी प्रकार उस समय सभा में जो तत्कालिक संभ्रांत लोग थे, उच्च वर्गीय लोग थे, वो इसमें भाग लेते थे। इसका प्रयोग ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। इसके आगे देखते हैं हम लोग समिति, जिसकी तुलना हम लोग वर्तमान संदर्भ में लोकसभा से करते हैं। लोकसभा का तात्पर्य मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति, जो हम देखते हैं कि उस समय इसमें जो समिति में कोई भी व्यक्ति उसमें भाग ले सकते थे। ठीक उसी प्रकार हम लोग अभी देखते हैं राज्यसभा के चुनाव में जिनका उम्र 25 साल से ऊपर है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, उच्च वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, मतलब इसमें सभी लोग जो है वो भाग ले सकते हैं। इसलिए इसकी तुलना वर्तमान संदर्भ में लोकसभा से की गई है। इसके आगे देखते हैं गण भी उस समय एक सभा हुआ करता था, तो इसके जो प्रधान थे उसको गणपति बोला जाता था। परिषद, ये जनजातीय सभा होता था, जनजातीय सैन्य सभा, मतलब ये एक तरह से आक्रामक, यहाँ से मतलब जो भी रूपरेखा तैयार किया जाता था। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय का जो समाज था वो आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक था और आंशिक रूप से पितृसत्तात्मक था, जो बाद में चलकर इस परिषद पे जो उस समय का पुरोहित वर्ग था
उनका अधिकार हो गया था। आगे देखते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। तो न्याय व्यवस्था का वर्णन, न्यायिक पदाधिकारी का वर्णन ऋग्वेद में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। रही बात न्याय व्यवस्था का, तो न्याय व्यवस्था का प्रमुख केंद्र राजा हुआ करता था। राजा ही न्याय देता था और वो जो राजा जो है पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। इसके आगे देखते हैं हम लोग सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था जो था उस समय का तत्कालिक, वह अस्थायी था। मतलब वहाँ पे व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से सैन्य व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पे सैन्य जो व्यवस्था को देख रेख जो संचालक था उसको सेनानी बोला जाता था। जो हम आगे पढ़े थे 12 रत्निम जो था, उसी में एक पुरोहित आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, उसके आगे सेनानी का उल्लेख होता है। तो हम देखते हैं कि जब राजा का जो पद था उस समय शुरुआत ही हुआ था, वंशानुगत होना शुरू ही हुआ था। इसी कारण से वहाँ का जो सैन्य व्यवस्था था वो अस्थायी था। वहाँ पे अगर कहीं भी आक्रमण करने की बात होती थी तो वहाँ का जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों का जो भी सैन्य टुकड़ियाँ होती थी भिन्न भिन्न प्रांत से, वो संगठित होकर के लड़ते थे। आगे हम देखते हैं उग्र जो है वो अधिकारियों के पकड़ने का काम करता था। उग्र जो है अधिकारियों के पकड़ने का काम करता था, अपराधियों का पकड़ने का काम करता था। और कर व्यवस्था का यहाँ पे अभाव मिलता है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि ऋग वैदिक कालीन कर व्यवस्था, मतलब बलि को कर के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में बलि जो है वो कर नहीं हो करके एक तरह से उपहार हुआ करता था। जो राजा प्रजा जो है अपने सुरक्षा या रक्षा के बदले राजा को जो उपहार स्वरूप दान देता था उसको बलि बोला जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने ऋग्वेद काल का राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा किया। आगे हम लोग आएंगे सामाजिक जीवन पे। हम लोग देखते हैं कि उस समय का जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक है। उस समय का जो परिवार या समाज जो है वो पितृसत्तात्मक हुआ करता था। और इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो उस समय तत्कालीन बहुत सारी नारी की मृण मूर्तियाँ मिली थी, जिससे यह प्रतीत होता था, अनुमान लगाया जाता था कि उस समय का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो है, यहाँ का जो समाज है पूर्व वैदिक कालीन समाज, वो पितृसत्तात्मक हुआ करता था। और सबसे छोटी इकाई, मतलब समाज की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो उसको गृह या कुल बोला जाता था, जो हम लोगों ने राजनीतिक जिस संदर्भ में देखा था। यहाँ पे देखते हैं उस समय का जो है बहुत सारे संस्कार हुए, जिसमें विवाह संस्कार जो है वो सर्वोत्तम माना जाता था। इसमें 2 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग के जो वर होते थे, उच्च वर्ग के पुरुष होते थे और निम्न वर्ग की स्त्रियां होती थी। और ठीक उसी प्रकार प्रतिलोम में उच्च वर्ग की स्त्रियां और निम्न वर्ग का पुरुष हुआ करता था, तो उसको हम लोग बोलते थे प्रतिलोम विवाह। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 प्रकार के विवाह को देखा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा और दहेज प्रथा। ये जो समाज में जो वर्तमान में अभी हम देखते हैं कि जो कुरीतियाँ हैं समाज की, वो उस समय ये सब कुरीतियाँ का अभाव था, मतलब इस सब का उल्लेख नहीं था। आगे हम देखते हैं क्षेत्रज। क्षेत्रज मतलब जो उस समय जो नियोग प्रथा होता था, नियोग प्रथा जो पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उससे जो उत्पन्न संतान होते थे उसको क्षेत्रज बोला जाता था। अमाजुज जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उसको अमाजू बोला जाता था। और अर्भ जो है हम देखते हैं विवाह में वर और वधू 2 होते हैं, तो वर और वधू के सम्मिलित रूप को अर्भ बोला जाता है। वर और वधू के सम्मिलित रूप को अर्भ बोला जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें यह दर्शाया गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी और शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। यह बताया गया है कि शूद्र जो है वो बाकी लोगों के लिए मतलब एक तरह से दास का काम किया करते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था का जो है
उल्लेख जन्म के आधार पे है। लेकिन यहाँ अपवाद स्वरूप देखते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति बोलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता जो है वो आटा पीसने वाली। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है जन्म न हो करके कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था था। मतलब अगर हम ऐसे प्रमुखता अधिकांशता बात करें तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे था। और लेकिन ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करें तो इसमें यह दर्शाया गया है कि एक ही परिवार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, एक ही परिवार में कवि भी थे, एक ही परिवार में वैद्य भी और एक ही परिवार में आटा पीसने वाली थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं वस्त्र की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के वस्त्र जो है पूर्व वैदिक कालीन लोग जो है वो उपयोग करते थे। नीवी, बास और अधिवास। नीवी मतलब निचला, मतलब शरीर के जो नीचे का जो अंग है उसमें नीवी वस्त्र का उसको मतलब धारण पहनने के लिए नीवी वस्त्र का प्रयोग करते थे। और वास जो है वो मध्य भाग, मतलब गर्दन और कमर के बीच का जो भाग है उसमें वास का प्रयोग किया जाता था। और अधिवास मतलब ऊपरी भाग, जो कि ढकने के लिए, ऊपर का जो सर ढकने के लिए जो भी मतलब वस्त्र होता था उसको हम अधिवास बोलते थे। इस प्रकार ऊनी वस्त्र का भी कहीं कहीं पे प्रयोग मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं मनोरंजन की बात करें। मनोरंजन के संदर्भ में देखते हैं कि जुआ, वाद्य यंत्र, नृत्य, रथ और घुड़दौड़। जुआ, वाद्य यंत्र, रथ, घुड़दौड़, इन सब से लोग वहाँ पे मनोरंजन किया करते थे। अगर हम खान पान की बात करें तो यहाँ पे लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। लेकिन अगर बात मछली की आए तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ऋग्वेद में मछली का प्रमाण कहीं भी नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे दास प्रथा और पुनर्विवाह मौजूद था। अगर स्त्रियां जो है वो अपने पति के मरने के बाद दूसरा विवाह कर लेती थी, देवर या अन्य भी पुरुषों से, उसको जिसे बोलते थे नियोग प्रथा। उसी प्रकार स्त्रियां जो है मतलब फिर से विवाह कर सकती थी। दास प्रथा का भी हम देखते हैं कि दास प्रथा के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ पे अधिकांशतः पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां दास हुआ करती थी, जो कि उच्च वर्ग के लोगों के हाथ मतलब बेच दिया जाता था। और जैसे ब्राह्मणों, उस समय जो ब्राह्मण था उनको दक्षिणा के रूप में भी स्त्रियां दास को दिया जाता था उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन जो स्त्रियां दास थी उनसे कृषि कार्य नहीं लिया जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा किया। आगे हम लोग आते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन की अगर बात करें, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की बात करें तो वहाँ पे कृषि और पशुपालन 2 प्रकार के महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। जिसमें अगर कृषि की बात करें तो सबसे मतलब अगर महत्व की बात करें तो ज़्यादा महत्व जो है वो पशुपालन की दिया जाता था। कृषि जो है, कृषि का आंशिक प्रमाण मिलता है। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो 10,462 मंत्र हैं उसमें मात्र 24 मंत्र ही हैं जो कि कृषि से संबंधित है। और वैसे ऋग्वेद के 4था मंडल जो कि ऋषि वामदेव को समर्पित है उसमें भी कृषि का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी कृषि का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं पशुपालन का महत्व इसलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे अगर पवित्र पशु है वो गाय है। और सबसे प्रिय पशु की बात हो तो वो घोड़ा है। पवित्र में गाय और प्रिय में घोड़ा। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे कृषि का जो 4था मंडल में हम लोगों ने बात किया 24 श्लोक यानी 24 बार प्रयोग किया गया है। और गाय का प्रयोग 176 बार किया गया है। इससे यह भी मतलब प्रतीत होता है कि कृषि की अपेक्षा पशुपालन पे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। गाय को जो है अघन्या मतलब न मारने वाला पशु बोला जाता था, क्योंकि उस समय अगर गाय मारना मतलब अपराध होता था और उसके लिए मृत्यु दंड तक भी दिया जाता था। एक प्रयोग होता है गविष्टि मतलब गायों की खोज। उस समय जो है ऋग्वेद काल में जो राजाओं में जो युद्ध होता था वो गायों को लेकर भी होता था, क्योंकि गाय जो था उस समय का एक अमूल्य मतलब बहुत बड़ी संपत्ति हुआ करता था। क्योंकि गाय का विभिन्न रूपों में उपयोग होता था, गोबर, दूध और जगहों पे। तो इसलिए गाय का जो है
विशेष महत्व था। इसके आगे हम लोग देखते हैं कृषि की बात करें तो कृषि की बात हम लोगों ने देखा चौथा मंडल में 24 श्लोक है, वहाँ पे कृषि का प्रमाण मिलता है, और 10वें मंडल में भी कृषि का आंशिक प्रमाण मिलता है। कृषि को ही अगर हम ऋग्वेद में देखते हैं तो उसको बोलते हैं ऋग्वेद में चर्सनी। कृषि को ऋग्वेद में चर्सनी शब्द से जानते हैं। इसके आगे देखते हैं उस समय जो अनाज मापने की जो यंत्र था उसको उड़दर बोला जाता था। अनाज मापने वाला यंत्र को उड़दर बोला जाता था। उस समय जो हम लोगों ने देखा कि 12 प्रकार का रत्नी हुआ करता था, तो उसी में देखते हैं हम लोग और भी मतलब आगे इस समय जो है बढ़ईगिरी, बहुत सारे मतलब उद्योग धंधे का स्थापना हुआ था। उसमें देखते हैं बढ़ईगिरी, धातु कर्मी, कपड़ा बुनने वाला देखते हैं। तो यहाँ पे जो बढ़ई का काम करता था उसको तक्षण बोलते थे, मतलब लकड़ी से संबंधित जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति था उसको तक्षण, और धातु से संबंधित जो भी था उसको कर्माण, और कपड़ा बुनने वाला था उसको वसुवाय। तो इस प्रकार हम लोगों ने तीनों का जो है ऋग्वेद में जो उल्लेखित नाम है वो देखा। आगे देखते हैं सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और कांसा और तांबा दोनों के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लोहा का जो उत्पत्ति होता है वो तो आंशिक रूप से हम देखते हैं ऐसे विश्व परिप्रेक्ष्य में 1400 ईस्वी के आसपास होता है, जो कि हम अगर वैदिक काल की बात करें तो वो ऋग्वेदिक काल में आ जाता है, क्योंकि 1500 से 1000 वो ऋग्वेद और 1000 से 600 वो उत्तर वेद। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं तो ये जो है 1420 संदर्भ में तो हम देखते हैं तो वो पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वेदिक काल में ही लोहा का खोज हो गया था। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो 1000 BC के आसपास अतरंजी खेरा में लोहे का प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार जो है वो उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो लोहे को जो है वो श्याम अयस बोला जाता था, और तांबे को लोहित अयस बोला जाता था, और कांसे को अयस। कांसा और तांबा अगर दोनों की बात करें तो अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन तांबा के लिए स्पेशली लोहित अयस का प्रयोग किया जाता था। अगर व्यापार की बात करें तो उस समय व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय, मतलब उस समय सिक्कों का यानी रुपयों का प्रचलन नहीं हुआ था। उस समय जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था व्यापार। और अगर हम विनिमय की बात करें तो सबसे ज़्यादा उस समय गायों का जो है वो प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वो गाय जो है उस समय का सबसे बहुमूल्य संपत्ति हुआ करता था। यहाँ पे देखते हैं समुद्र का जो है स्पष्ट वर्णन, समुद्र ऋग्वेद में समुद्र का एक ही बार वर्णन मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एक बार के कारण ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो विदेशी व्यापार का जो भी मतलब वर्णन मिलना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हम यह कह सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी, जो व्यापार था वो ग्रामीण था। क्यों? और हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में देखते थे कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब बंदरगाह मिले हैं, जिससे विदेशी व्यापार होने का प्रमाण मिलता है। बहुत सारे जो है आयात वस्तुओं का आयात किया जाता था और बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है आज समुद्र का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल जो ऋग्वैदिक काल जो अर्थव्यवस्था था वो ग्रामीण था। यहाँ पे स्पेशली ये याद रखने वाली बात है कि लोहा और चांदी ये दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। लोहा का उल्लेख आगे हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद काल के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा किया। आगे हम लोग धार्मिक जीवन पे आते हैं। तो उस हम धार्मिक जीवन की बात करें तो ऋग्वेद मतलब वेद जो है वो धार्मिक मतलब जीवन से ही संबंधित है, धर्म से ही मतलब संबंधित है। तो धार्मिक जीवन में हम देखते हैं देवता जो है वो प्राकृतिक शक्ति का द्योतक है, मतलब प्रकृति शक्ति का द्योतक है देवता। और सर्वप्रथम देखते हैं कि यास्क जो है एक निरुक्त है वेदांग। वेदांग में जो है 6 वेदांग है, उसमें एक निरुक्त है जिसकी रचना यास्क ने किया था। इसमें इन्होंने कुल देवताओं की संख्या 33 बताया गया है। अब वैसे भी मतलब ऋग्वैदिक कालीन अगर देवता की बात करें तो मुख्यतः 33 देवता का वर्णन मिलता है, जिसको हम लोग 3 भागों में बांट के देखेंगे। एक आकाश का देवता, दूसरा अंतरिक्ष का देवता या स्वर्ग का देवता, तीसरा पृथ्वी का देवता।
आकाश के देवता में देखते हैं हम लोग सबसे पहले धौ। अगर हम पूछा जाए कि ऋग्वेद काल के सबसे प्राचीन देवता, तो यह धौ थे। इनको पिता तुल्य भी माना जाता है। धौ सबसे पुराना देवता धौ। उसके आगे सूर्य है, वरुण है, अश्विन, उषा, सविता। अश्विन जो है वो उस समय चिकित्सक देवता थे, या ऐसे बोला जाए तो वो विपत्तियों का हरने वाला देवता थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अश्विन की बात करें तो हम लोगों ने देखा था एक ब्राह्मण में कि अश्विन जो है वो एक ऋषि था, चौवन ऋषि था। उनको यौवन जो है वो दान में देने का प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो हम लोग देखते हैं अश्विन जो है वो औषधियों के देवता यानी चिकित्सक देवता, विपत्तियों के हरने वाला था। उसके आगे उषा देखते हैं, यह प्रगति और उत्थान का देवता थे, जो प्रातः कालीन, उषा से संबंधित मतलब होता है मतलब होता है कि प्रातः काल, तो यह प्रगति और उत्थान के देवता। और सविता की बात हो तो यह चमकते हुए सूर्य के देवता है। सविता जो है चमकते हुए सूर्य की देवता है। जो हम लोग अभी देखते हैं गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में जो उल्लेखित है, जो यही सविता देवता को समर्पित है। आगे देखते हैं अंतरिक्ष के देवता में देखते हैं इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। इंद्र जो है, अगर हम बात करें कि ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता, तो वो इंद्र है, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार किया गया है। इस कारण से इंद्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण देवता थे उस समय के। इनका दूसरा नाम पुरंदर मतलब किला को तोड़ने वाला भी है, या युद्ध के देवता भी थे। आगे हम लोग देखते हैं मरुत आंधी तूफान के देवता थे। हम पृथ्वी के देवता में देखते हैं तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। अग्नि जो है यह मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थता करने वाले देवता थे। और हम देखते हैं अगर तीनों संदर्भ में देखते हैं तो एक अग्नि ही सिर्फ एक ऐसा देवता है जो कि पृथ्वी के भी देवता हैं और आकाश के भी देवता हैं और अंतरिक्ष के भी देवता। इनको तीनों देवताओं मतलब तीनों प्रकार के देवताओं में कॉमन किया गया है अग्नि, जिसका प्रयोग ऋग्वेद में 200 बार किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं सोम देवता जो है वो वनस्पति के मतलब देवता है, जिनका जो प्रयोग ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। पृथ्वी तो जान ही रहे, बृहस्पति, सरस्वती जो है ज्ञान की देवी थी। हम इसमें देखते हैं कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण इंद्र, उसके बाद अग्नि, और तीसरा सबसे प्रमुख देवता की बात करें तो वो वरुण थे, जिनको जल एवं समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, ऋतु परिवर्तन के देवता, दिन रात इन्हीं के माध्यम से होता था। आगे देखते हैं कि जो वरुण देवता है उनको ईरानी जो ग्रंथ है जिंदावेस्ता, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जिंदावेस्ता के बारे में। इसमें सब इनको जो है वरुण देवता को अहुर माजदा के नाम से जानते हैं। जिन मतलब ईरानी ग्रंथ जो है जिंदावेस्ता, उसमें वरुण देवता को अहुर माजदा के नाम से जानते हैं। अगर हम स्त्री देवी की बात करें मतलब देवियों की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम, मुख्यतः अधिकांशतः देवताओं का वर्णन है। देवियों का वर्णन आंशिक रूप से मिलता है, लेकिन अगर देवियों में अगर सबसे महत्वपूर्ण देवी की बात करें तो वो उषा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण देवी थी, जो कि हम लोगों ने देखा प्रगति और उत्थान की देवी थी। आगे अप्सरा की बात करें तो उस समय का सबसे प्रसिद्ध जो अप्सरा थी वो उर्वशी थी। एक शब्द आता है यूप। हम देखते हैं कि धार्मिक जो क्रम कांड था, यज्ञ जो होता था उस समय, उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तो बलि से पहले पशुओं को एक खंभे, एक स्तंभ में बांधा जाता था। उस स्तंभ को यूप बोला जाता है, उसको यूप बोला जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण पहलू, विभिन्न संस्कृति के विभिन्न पहलू के बारे में चर्चा किया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग ठीक इसी तरह उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।